हेलो स्टूडेंट्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग पीवाईक्यू को कवर कर रहे थे। ठीक है, हम लोग 78th का पेपर डिस्कस करना स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने 15 नंबर तक डिस्कस कर लिया था। आज के पार्ट में हम लोग 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी कार्य किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन है। इसी कारण अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आपका फाउंडेशन तैयार करना है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका प्रीलिम्स कभी भी नहीं रुकता है, जैसे मेरा है। तो प्रीलिम्स किस सोते जागते कैसे भी दे दो, है ना, प्रीलिम्स तो क्लियर होना ही है। क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन चाहे मतलब स्टेटमेंट दे या फिर फैक्ट दे, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बीपीएससी जो है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो अपना एक हिंट देता है अपने पीवाईक्यू के माध्यम से कि वो क्या पूछता है। ठीक है, वो पीवाईक्यू के माध्यम से हिंट देता है कि वो आगे आने वाले सालों में क्या पूछेगा। तो हमें हमेशा प्रीवियस ईयर्स पीवाईक्यू से ही स्टार्ट करना चाहिए कोई भी प्रिपरेशन। तो आप लोग का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग लगे रहिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच टाइप ऑफ रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। लावा जो जमीन के अंदर होता है, मैग्मा, उसके ठंडा और सॉलिड होने से कौन सा तरह का रॉक बनता है। तो हम लोग सभी तरह के रॉक पढ़ लेंगे, और भी रॉक्स होते हैं। एक तो उसके कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होने से तो इग्नियस रॉक बनता है, तो इसका आंसर इग्नियस रॉक है। मगर रॉक्स के कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए टाइप्स ऑफ रॉक्स। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। सबसे पहला होता है इग्नियस रॉक्स, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। 1, 2 एंड 3। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक जो होता है वो ही बनता है मैग्मा के कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से। यहाँ पे देखो लिखा है फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग मैग्मा और लावा। जब वॉल्केनो के माध्यम से जब लावा बाहर निकलता है और फिर वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो फिर जम जाता है। जम करके वो इतना जम जाता है, पत्थर का रूप ले लेता है, और वो जो पत्थर होता है वो होता है इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक। ठीक है, इसको हिंदी में आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, नाम से ही समझ जाओ, आग्नेय। आग्नेय मतलब आग से बना है, लावा से बना है, इसीलिए इसको कहा था हिंदी में आग्नेय चट्टान। अब इग्नियस रॉक भी 2 तरह का होता है। अब मान लीजिए कि जब वॉल्केनो से लावा बाहर निकल रहा है, ये वॉल्केनो है, ये अर्थ है, यहाँ से लावा जो है निकलेगा। तो निकलते टाइम क्या होता है कि अर्थ के अंदर भी कुछ वेंट्स होते हैं। वेंट मतलब होता है छेद वगैरह होगा, तो लावा उसके अंदर भी घुसता जाएगा ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ से बाहर निकल गया। तो अंदर में भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनता है, अंदर में भी वो किसी न किसी छेद में चला जाता है और ठंडा हो जाता है। तो जब लावा ज़मीन के अंदर ही ठंडा हो जाए, कूल हो जाए मैग्मा, तब उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, इंट्रूसिव माने जमीन के अंदर। उसका एक और नाम है प्लूटोनिक। ठीक है, इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक। और जब लावा बाहर निकले, बाहर निकल के ठंडा हो, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव। देखिए, इसी बार सर ज्योग्राफी के पेपर में पूछा गया था, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी में पूछा गया था, इसी में बीपीएससी में। तो जब लावा जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रेनाइट। आप लोग ग्रेनाइट पत्थर देखे होंगे, घरों में लोग यूज़ करते हैं। तो ये ग्रेनाइट पत्थर वही है, ग्रेनाइट लावा आग्नेय चट्टान से बनता है ये ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है, और ये ज़मीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है, और जब ऊपर ठंडा होता है तो उसको बोलते हैं बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट। और जनरली हम लोग ऊपर भी देखे हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में एक जो दक्कन का पठार है, यानी इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, थोड़ा सा गुजरात, ये जो हिस्सा है ये है दक्कन का पठार। तो पहले इंडिया में यहाँ पे इस साइड में, बॉम्बे के साइड में, बहुत करोड़ों साल पहले लावा इरप्ट हुआ था, और वो लावा ऐसे ऐसे फैल के यहाँ पे ये हो गया था, अभी आज जम गया है। तो उसी से बना है वो दक्कन का पठार, और वो बेसाल्टिक रॉक है, बेसाल्ट का चट्टान है। वहाँ पे जो आज मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है एक बार कि काली मिट्टी कौन सी मिट्टी जो है जो लावा से बनी हुई है, तो वो है काली मिट्टी। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए इतना सारा चीज़ इग्नियस रॉक के बारे में।
उसके बाद दूसरा तरह का चट्टान होता है सेडिमेंट्री चट्टान, यानी कि अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि मिट्टी है, अगर मिट्टी मिट्टी का लेयर रखा गया, फिर उसके ऊपर मिट्टी, फिर उसके ऊपर मिट्टी, फिर उसके ऊपर मिट्टी, तो लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर वो क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। अवसाद इसको बोलते हैं, अवसाद। ठीक है, अवसाद का डिपॉजिट होना, तो इसी से बनता है अवसादी चट्टान, यानी सेडिमेंट्री चट्टान। डिपोजिशन से बनता है, या फिर कॉम्पैक्ट, देखो कॉम्पैक्शन से बनता है। ठीक है, लेयर बाय लेयर होता है ये, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। और जैसे चूना पत्थर है, सैंड स्टोन, ठीक है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लाइम स्टोन हो गया चूना पत्थर, सैंड स्टोन हो गया बलुआ पत्थर, ये सभी अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब। ठीक है, जिप्सम। इसके बाद तीसरा जो चट्टान होता है वो होता है मेटामॉर्फिक चट्टान। ये है रूपांतरित चट्टान, मतलब कि कोई चट्टान है उसके ऊपर, मतलब बहुत दिन तक, जैसे यही चट्टान है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, चूना पत्थर के ऊपर पूरा मिट्टी उट्टी पड़ गया एकदम, बहुत ऊपर तक पूरा प्रेशर पड़ा, अंदर गर्म हो गया। जमीन के अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो गर्म हो गई, प्रेशर भी पड़ा उसके ऊपर, तो वो क्या होगा, अपना रूप बदल देगा, तो उसको बोलते हैं रूपांतरित। और जब लाइमस्टोन, चूना अपना रूप बदलता है ना, तो रूप बदल के वो बन जाता है मार्बल, संगमरमर। तो देखें, मतलब वो संगमरमर क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, एक रूपांतरित चट्टान है। और वो किससे बनता है, लाइम स्टोन से। चूना कैसा होता है देखने में, और आप लोग दोनों चीज़ देखे हैं, और दोनों में ज़्यादा महंगा कौन है, मार्बल। यानी जिस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा, जो ज़्यादा समय तक ज़मीन के अंदर रहा, जिसने अपना रूप को बदल दिया हीट और प्रेशर को सह के, वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक। डायमंड भी उसी तरह से कोयला से बनता है ना। कोयला पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत करोड़ों साल तक ज़मीन के अंदर रहता है, बहुत प्रेशर और हीट में, तो वो डायमंड का रूप ले लेता है। ठीक है, उसी तरह से चूना से बन जाता है आपका मार्बल। तो ये 3 तरह के रॉक्स होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो आप लोग समझ गए कि जो लावा के ठंडा होने से बनता है वो वाला है आपका आग्नेय चट्टान, यानी कि इग्नियस रॉक। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। आफ्टर इलेक्शन टू द 18th लोक सभा, हु वाज अपॉइंटेड एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल इन द मोदी गवर्नमेंट। तो देखो, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक तो करंट अफेयर, दूसरा बिहार के किसी कोई व्यक्ति को अगर मंत्री बनाया गया है तो फिर उससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर ये है गिरिराज सिंह जी। ये बेगूसराय से एमपी हैं, और इन्हीं को टेक्सटाइल मंत्री मतलब कपड़ा मंत्री, जो पहले स्मृति ईरानी जी थी कपड़ा मंत्री, वो अभी इनको बना दिया गिरिराज सिंह जी को। तो देखिए, ये तो चेंज होते रहता है ना, अभी इनको बना दिया गया, फिर कुछ होगा दिक्कत इनसे तो किसी और को बना दिया जाएगा। तो जब करंट में कुछ रहे तो वो हम लोग उस समय याद कर सकते हैं, लेकिन हमें याद करना है मंत्री लोग के बारे में कि यूनियन मिनिस्टर्स वगैरह इनको अपॉइंट कौन करता है। जैसे यहाँ लिखा हु वाज अपॉइंटेड एज यूनियन मिनिस्टर, अरे इनको अपॉइंट किसने किया, इतने सारे लोग थे तो इनको क्यों अपॉइंट किया गया और किसने इनको बनाया मंत्री। ठीक है, और ठीक है, पहले तो ये जानना है कि अपॉइंट कौन करता है, फिर मंत्री क्या होता है, उनका कार्य क्या होता है, उनके बारे में संविधान में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस करनी चाहिए। तो देखिए, जो पहला चीज़ है, व्हाट डज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट। देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, मतलब जब सरकार बनती है, ठीक है, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद क्या हुआ कि अब सरकार बनेगी, तो एक व्यक्ति जो है उसको बना गया प्रधानमंत्री। किसने अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट ने। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ही अपॉइंट करते हैं। इतने, जैसे मान लो बीजेपी जीत गई तो बीजेपी के बहुत सारे एमपी चुन के आए, मान लेते हैं कि 500 जो 43 लोग हैं उसमें 300 लोग बीजेपी के हैं, तो अब 300 में से कोई एक आदमी को प्रेसिडेंट जो है वो क्या बना देंगे, पीएम बना देंगे। तो ये तो पार्टी फिक्स करती है, पार्टी प्रेसिडेंट को बोलती है कि देखो हम नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, इनको तुम पीएम बना दो। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ना। हु अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को पीएम के पद पे। वैसे ऐसे तो वो सिर्फ एक एमपी है ना, आपको पता होगा, बनारस से खड़े होते हैं और जीत जाते हैं, हार भी सकते हैं कभी कभी, जैसे केजरीवाल जी इस बार हार गए थे। ठीक है, तो वो पीएम उनको प्रेसिडेंट बना देती है। अब पीएम कहेगा कि मेरे साथ काम करने के लिए अलग अलग हमको लोग चाहिए। ठीक है, जो डिफेंस संभालेगा तो डिफेंस मिनिस्टर हो गया, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री,
तो ये सब आदमी हैं, ठीक है। ये पीएम साहब कहेंगे कि अमित शाह जी हैं, निर्मला सीतारमन है, इस तरह से ढेर सारे लोग हैं, इनको आप प्रेसिडेंट को कहेंगे कि आप इन लोगों को इस पद पे अपॉइंट कर दो। तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट मंत्री को अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने ही अपॉइंट किया है और इन मंत्री सबको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और इन सबको फिर सबको अपॉइंट कर दिया कि तुम सबका ये पद है, चलो। उसके बाद इन सभी लोगों को प्राइम मिनिस्टर प्लस सभी मंत्री को ओथ दिलवाते हैं, ठीक है, शपथ दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ही इन सभी लोगों को फिर शपथ भी दिलवाते हैं। एक बार अपॉइंट कर दिया, फिर शपथ दिलवाया सभी को। और जो मंत्री सब होते हैं ना, वो दो तरह का शपथ लेते हैं। एक तो उनका नॉर्मल वाला शपथ होता है और एक होता है ओथ ऑफ सिक्रेसी, ठीक है। सिक्रेसी का शपथ लेते हैं कि मतलब कुछ भी चीज रहेगा हम सीक्रेट रखेंगे, इस तरह का, उनको किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है। अब कितना मंत्री बनाया जा सकता है कि देखो, टोटल 300 आदमी बीजेपी में चुन के गया, अब कहेगा सब कि हमको मंत्री बना दो, हमको मंत्री बना दो, ये मंत्री बना दो, वो मंत्री बना दो। तो इसका लिमिट फिक्स है, ठीक है। ये लिमिट है 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है कितना है? 545 में से कितना को बनाना है? 15% को बनाना है, ठीक है। लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15%, ये लिमिट फिक्स किया गया कि इतना ही मंत्री रहेगा। और ये लिमिट किसने फिक्स किया है? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये लिमिट फिक्स किया गया था। तो ये भी याद रख लेना कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 91वां संविधान संशोधन 2003 में संविधान में ये लिमिट फिक्स किया है। कितना है? लोकसभा का 15%, ठीक। और ये सभी मंत्रियों को मिला के क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद। सभी मंत्री मिलके होते हैं मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का हेड कौन हो गया? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो मंत्री परिषद के हेड होते हैं। मिनिस्टर्स जो है उनको अलग अलग मिनिस्ट्री दी जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे 4 तरह के मिनिस्टर होते हैं, 4 तरह का मिनिस्टर होता है। एक तो हो गया मिनिस्टर्स, जनरली देखो 3 तरह का है। ये वाला अलग है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये बता देंगे, इसके बारे में संविधान में कोई वर्णन नहीं है। उप प्रधानमंत्री, ठीक है। जैसे उप मुख्यमंत्री है ना, बिहार में सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं, तो उप मुख्यमंत्री कहीं लिखा थोड़ी है, संविधान में कहीं लिखा नहीं है। उसी तरह से उप प्रधानमंत्री का भी कहीं कोई वर्णन नहीं है, मगर कभी कभी बना दिया जाता था। जैसे लगता था कि ये मतलब जरूरी है इसको बनाना, नहीं तो लड़ाई करेगा, तो इसको बना देते हैं। या फिर कभी कभी एलाई पार्टी होता है। एलाई पार्टी मैंने 2 पार्टी मिल करके जो है अगर बहुमत को पूरा करता है तो एक प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे बिहार में है ना, जेडीयू के हमारे मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी सम्राट चौधरी, उसको बना दिया गया है उप मुख्यमंत्री। तो उस तरह का सिस्टम जो है वो होता है, पर ये संविधान में कहीं वर्णन नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, ठीक। ऐसे 3 तरह के होते हैं, ठीक है, 3 तरह के। एक तो रियल वाले मंत्री हो गए, जैसे अमित शाह जी हो गए, ठीक है, गिरिराज सिंह भी हो गए। दूसरा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हर राज्य का मिनिस्टर हो गया। और दोज हु मे बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और में असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। और एक होता है डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये कैबिनेट मिनिस्टर लोगों को असिस्ट करने के लिए होता है, जैसे असिस्टेंट टाइप का हो गया ना, उस तरह से डेप्यूटी मिनिस्टर्स। एक हो गया मिनिस्टर, एक हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक हो गया डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। और एक आप लोग सुनोगे कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट, कैबिनेट क्या होता है कि देखो, मंत्री तो बहुत सारे लोग बन गए, बहुत सारा मंत्री होता है, कम से कम 75-80 तो मंत्री बन ही जाता है। अब इतना में से आपको क्या करना है कि कुछ लोगों को मतलब आप जब भी, जैसे हमारे मोदी जी हैं, उनको अगर कोई फैसला लेना है कि कुछ लोग को बुला के फैसला ले लेते हैं, तो क्या सबको थोड़ी ना बुलाया जाएगा? जितना मंत्री सबको बुलाओ, कपड़ा मंत्री को बुलाओ, ठीक है, खेल मंत्री को नहीं। फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान पे अटैक करने का फैसला है, तो आपको कुछ ही मंत्री चाहिए। एस जयशंकर को बुला लो, रक्षा मंत्री को बुला लो, विदेश मंत्री को बुला लो, मतलब गृह मंत्री। तो कुछ इंपॉर्टेंट मंत्री लोग को बुला के वो बैठक कर लेंगे और उसको कहा जाता है कैबिनेट। और वो जो डिसीजन होता है उसको बोलते हैं कैबिनेट का डिसीजन, ठीक है। और उसका भी, कैबिनेट का भी हेड कौन होंगे? पीएम ही होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कैबिनेट अलग चीज, कैबिनेट छोटा चीज है और मंत्री परिषद बड़ा चीज है। मंत्री परिषद के अंदर में ही आता है कैबिनेट, ठीक है। उसके बाद इनका कुछ कुछ फंक्शन देख लो। देखो आर्टिकल 74 से
कहा जाता है आर्टिकल 74 में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, माने मंत्री परिषद होगा जो प्रधानमंत्री जिसके हेड होंगे, और इन लोग का काम क्या होगा इस पूरे मंत्री परिषद का? प्रेसिडेंट को एडवाइस देना है ना, प्रेसिडेंट को। ठीक, और इन सभी का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। आर्टिकल 75 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 75 की प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और सभी मंत्री को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इसको बना दो मंत्री, और प्रेसिडेंट हमारे बना देते हैं। ठीक है, और वो मंत्री सब जैसे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि मंत्री को हटा के अब इसको बना दो, तो उसको प्रेसिडेंट हटा देंगे। प्रेसिडेंट समझो ना कि एक कठपुतली की तरह है, जैसा उनको कहा जाता है वैसा वो करते हैं। ठीक है, तो उनको प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसको बना दो तो बना देंगे, फिर हटा दो तो हटा देंगे। यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट को अच्छा लगे। सिंपली भाषा में प्रेसिडेंट के पीछे कौन खड़ा है? प्राइम मिनिस्टर। समझो कि जब तक प्राइम मिनिस्टर को अच्छा लगे, मगर संविधान की भाषा में यह है कि जब तक प्रेसिडेंट को अच्छा लगे, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि हर मंत्री का अपना जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है प्रेसिडेंट की तरफ। ठीक है, प्रेसिडेंट की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेसिडेंट उनको हटा सकता है। जैसे अगर आपको आपके बॉस हटा सकते हैं, तो ऑफिस में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके तरफ है? आपके बॉस की तरफ है। ठीक है, और पूरे मंत्री परिषद का जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है हाउस ऑफ द पीपल की तरफ। हाउस ऑफ द पीपल माने लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। तो मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। ये लोकसभा क्या करती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है और इनको हटा देती है सभी मंत्रियों को। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव सुने होंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव माने कि आपके पास उतना एमपी नहीं है, बहुमत नहीं है, पास करेगी और फिर सभी मंत्री जो हैं वो हट जाएंगे। तो इनका दो तरह का दायित्व होता है। एक तो अपना व्यक्तिगत दायित्व होता है, वो व्यक्तिगत दायित्व सिर्फ प्रेसिडेंट के प्रति होता है, और एक पूरे मंत्रिपरिषद का सामूहिक दायित्व होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर देखो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, वो अगर रिजाइन करते हैं तो पूरा का पूरा मंत्री परिषद मतलब खत्म हो जाता है, सभी मंत्रियों का पद चला गया। अगर पीएम रिजाइन कर दिए तो फिर जो नया पीएम बनेगा वो अपने हिसाब से सब मंत्री बनाता है। तो पीएम जो है वो ही उन लोग का बैकबोन होते हैं। बिफोर ए मिनिस्टर इंटर हिज ऑफिस, मिनिस्टर जब अपने ऑफिस में इंटर करते हैं उससे पहले उनको प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं। बताया था ना, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोनो मिनिस्टर हो, सभी मिनिस्टर को शपथ दिलाया जाता है। और शपथ कौन सा होता है? ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी। पद का एक शपथ होता है और एक सिक्रेसी का शपथ होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मान लो कि उसको मंत्री बना दिया गया, कोई व्यक्ति को क्या बना दिया गया? मंत्री बना दिया गया, पर वो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो फिर उसको 6 महीने का समय दिया जाएगा कि तुम जीत के आओ। चाहे तो लोकसभा जीतो, तो लोकसभा से कैसे जीतेगा? चुनाव होगा कहीं पे तब ना, या फिर राज्यसभा से एंट्री करो, राज्यसभा से एंट्री मिल जाता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति हमारे देश में मंत्री रह सकता है बिना एमपी हुए। अगर वो लोकसभा के भी सदस्य नहीं, राज्यसभा के सदस्य नहीं है, मतलब वो एमपी नहीं है, अगर उनको मंत्री बना दिया गया तो उनको 6 महीने का समय मिलेगा एमपी बनने का। 6 महीने में उनको एमपी बन जाना होगा, तभी वो फिर आगे मंत्री कंटिन्यू करेंगे। अगर 6 महीने में नहीं बने तो फिर उनका कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सरकार में हमारा भारत के सरकार का जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है, जितने भी कार्य होते हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पे। जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है विदेश में, मान लो कि किसी देश के साथ कोई अग्रीमेंट साइन होता है, कुछ भी होता है, वो सब राष्ट्रपति के नाम पे होता है। समझ आया? इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ना कि पीएम। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल्स वगैरह बनाते हैं कि कैसे सरकार का बिजनेस वगैरह चलेगा, मतलब सरकार का काम धंधा कैसे चलेगा, उसके लिए प्रेसिडेंट रूल्स वगैरह बनाते हैं। तो ये पूरा हम लोग पढ़ लिए मंत्रालय और मंत्री सब के बारे में। ये आप लोग थोड़ा सा याद रखना, संविधानिक व्यू क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेसेस इनहेबिटेट्स इन चाइना, मंगोलिया एंड जापान। देखो क्वेश्चन तो बन जाता है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मंगोलिया पूछा है और आंसर में भी मंगोलाइड लिखा है, तो आंसर तो मंगोलाइड हो जा रहा है कि मंगोलिया में किस तरह के लोग हैं, मंगोलाइड जाति के लोग हैं। जाति मतलब वो वाला जाति नहीं जो हमारे यहाँ चलता है, जाति ह्यूमन रेस, ठीक है। मतलब देखो इंसान बहुत तरीके का है दुनिया में, अगर आप सबका चेहरा वगैरह देखेंगे तो आपको कुछ कुछ लोग को देखिए, आप यूरोपियंस देखिए कैसे दिखते हैं, ठीक है, आप अफ्रीकन्स देखिए कैसे दिखते हैं, फिर आप देखिए चाइनीज़ देख लीजिए, जापानीज़, चाइनीज़, है ना, तो सबका अलग तरह का उनका थोपड़ा है ना, चेहरा अलग है, तो उसी को कहते हैं ह्यूमन रेसेस। और ये सिंपल सा चाइना, मंगोलिया, जापान में मंगोलॉइड है, पर और बाकी कहाँ है, ऑस्ट्रेलॉइड किधर है, निग्रो किधर है, नॉर्डिक किधर है, और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक बार सबको देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे मंगोलाइड दिख रहा है, मंगोलिया, चाइना, जापान में, ये गलत है, मंगोलाइड इधर नहीं, इधर कॉकेसॉइड है, यही कॉकेसॉइड। कॉकेशस पर्वत यहाँ पे एक पर्वत है यूरोप का जो, जैसे यहाँ एशिया में हिमालय ना, वैसे उधर कॉकेसस है। तो वहाँ के जो लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं, ब्रिटेन, रशिया, वहाँ के लोग, उनको कॉकेसॉइड कहा जाता है, कॉकेसॉइड, ठीक है। और अफ्रीका के लोगों को खास करके निग्रोइड बोलते हैं, निग्रो जाति, निग्रो माने मतलब जो ब्लैक्स हैं, ठीक है, निग्रो। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी ऑस्ट्रेलॉइड आ जाता है, ऑस्ट्रेलॉइड को द्रविड़ भी बोलते हैं, ठीक है, द्रविड़ और ऑस्ट्रेलॉइड, ये इंडिया साइड में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्डिक कंट्रीज के में जो रहते हैं, नॉर्डिक कंट्री, यहाँ पे कुछ ऐसा देश है ऊपर में, यूरोप में ऊपर में कुछ ऐसा देश है जिसको नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। ये देश लगभग हर चीज़ में टॉप पे होता है, ठीक है। कोई भी इंडेक्स निकाल के देख लोगे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सबसे आगे है, तो फिर मतलब दुनिया में जो तरह का इंडेक्स होता है ना, सब में ये सब आगे रहता है एकदम, पता नहीं क्यों ये सब टॉप कंट्रीज हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये 5 देश जो हैं ये नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको नॉर्डिक रेस का माना जाता है, ठीक है, नॉर्डिक कंट्री और नॉर्डिक रेस, समझ गए आप लोग। तो निग्रो रहेंगे आपको अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलॉइड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हो गया, और इधर मंगोलाइड नॉर्डिक। ऑस्ट्रेलिया का लोग गोरा होता है ऐसा मत सोचो तुम लोग, ये जो हर जगह गोरा लोग दिखता है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको गोरा लोग दिख रहा है, प्लस साउथ अफ्रीका में भी गोरा लोग दिख रहा है, टीम वगैरह जो होती है क्रिकेट में, फिर आपको जो है मतलब अमेरिका में भी गोरा लोग दिख रहा है, एक्चुअल में वो सब ब्रिटेन का लोग सब है, यूके का, हर जगह कब्जा किया था जैसे इंडिया पे, और फिर वहीं रह गया वो लोग, जबकि वहाँ के असली लोग वैसे नहीं है, वहाँ के असली लोग जो हैं वो अलग उनका चेहरा है, ठीक है, अलग रेस के हैं वो लोग। जैसे यूएसए के लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता था क्योंकि वो लाल कलर के हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, चचनामा वॉज ट्रांसलेटेड टू पर्शियन बाई, ठीक है, चचनामा जो है वो किसके द्वारा फारसी में ट्रांसलेट किया गया। देखिए हम लोग अभी बताए ना आपको कि बीपीएससी क्वेश्चन को रिपीट करता है, अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट किया ना, इसीलिए बहुत डिटेल में लग रहा है हम लोग को पढ़ने में। जैसे जैसे आपका फाउंडेशन मजबूत होगा हम लोग को आसानी से और जल्दी हम लोग जो है ना डिस्कशन कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये एक तरह से रिपीटेड टॉपिक है, चचनामा चच डायनेस्टी के बारे में है, और चच डायनेस्टी के राजा कौन थे, राजा दाहिर, किंग दाहिर। इसके ऑप्शन, एक ऑप्शन में राजा दाहिर का ऑप्शन दिया हुआ है हर्षा वाले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ देखो 4 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम इन द टाइम ऑफ हर्षा। हर्षवर्धन के टाइम पे असम का रूलर कौन था, भास्कर वर्मन था, पर यहाँ ऑप्शन में किंग दाहिर दिया हुआ था, और किंग दाहिर चच डायनेस्टी का रूलर है, और किंग दाहिर मतलब यही लोग के टाइम में यही डायनेस्टी के बारे में चचनामा में लिखा हुआ है। चचनामा जो बुक है, लगभग हर डायनेस्टी का कोई ना कोई किताब होता है, ठीक है, कोई ना कोई यात्री ट्रैवल करने के लिए आता है, ट्रैवलर लोग, और लोग किताब उताब लिख के जाता है। जैसे हुएन सांग आए थे हर्षवर्धन के टाइम में, और हुएन सांग ने एक बुक भी लिखा था। देखिए नोट्स को अपडेट करते रहिएगा, जैसे जैसे जो याद आएगा वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगी, और आपको भी वैसे वैसे रिवाइज करना है,
डेली आपको वीडियो देखना है, 1 घंटा वीडियो का है और 1 घंटा उसको रिवाइज तो ज़रूर करना है, याद ज़रूर कर लेना है। डेली डेली याद करते चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही जल्दी मजबूत हो जाएगा। ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम में जो ह्वेनसांग आया था उसने एक बुक लिखा था, किताब का नाम था सी यू की, सी यू की, लिख लो। हर्षवर्धन का ह्वेनसांग की किताब का नाम था सी यू की। ये जो बुक था ना, इसमें ह्वेनसांग जो है ना वो पूरा इंडिया के बारे में लिख दिया था। मतलब कितना एकदम बेवकूफ़ आदमी था वो। पूरा इंडिया का ज्योग्राफी लिख दिया कि यहाँ यहाँ से एंट्री वगैरह होता है। फिर इकॉनमी लिख दिया कि इतना इतना पैसा है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिख दिया, हर चीज़ लिख दिया। और वो किताब पूरा दुनिया में फैल गया। ठीक है, सीयू की बुक। और पूरा दुनिया में फैल गया तो फिर वो यूरोप के लोग भी उसको पढ़े, फिर अरब के लोग भी पढ़े, और फिर इंडिया की तरफ आ गए आक्रमण करने के लिए कि चलो इंडिया सब कोई मिल के। ठीक है, तो ये सीयू की किताब हर्षवर्धन लिखा था। तो यहाँ पे देखिए, ह्वेनसांग ने लिखा था। तो यहाँ आपके ऑप्शन में सी नंबर में राजा दाहिर का बात किया हुआ है। राजा दाहिर जो कि चच डायनेस्टी के रूलर थे। अभी हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि चचनामा इसी डायनेस्टी के बारे में है। तो चचनामा लिखा हुआ था किस भाषा में? अरब भाषा में। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रांसलेट किसने किया। देखो भाई, लिखा किसने, ये इतना पुराना किताब है ना कि इसका क्लियर वो नहीं है कि किसने इसको लिखा था। हाँ, लेकिन फिर इसको फारसी भाषा में, पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया ये आता है। तो ये इन्होंने लिखा, ट्रांसलेट किया था, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, इन्होंने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, और चचनामा में है किस बारे में? तो आपको बताए थे ना, आपको बताए थे कि यहाँ पे सिंध के इलाके में ये लोग, देखिए सिंध के इलाके में चच डायनेस्टी जो है, सिंध में इनका राज था। सिंध अभी आजकल पाकिस्तान में हो गया है। और इधर से ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब में उस समय मुसलमान लोग का धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। 622 एडी में जो है मक्का और मदीना में हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे, उन्होंने वो स्थापना रख दिया था इस्लाम धर्म का। और फिर यहाँ से ये लोग आगे बढ़ गए थे। ये कैलिफेट, देखो कैलिफेट मतलब होता है खलीफा। मुस्लिम धर्म के जो गुरु होते हैं ना उसको खलीफा बोलते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग के गुरु होते हैं पोप बोलते हैं ना, पोप। तो उसी तरह से मुस्लिम लोग के जो धर्म गुरु होते हैं उनको बोलते हैं खलीफा, इंग्लिश में कैलिफेट। तो ये पूरा इलाका कैलिफेट के अंदर में आता गया और फिर वो लोग सिंध पे आके कब्जा करने लगे। वो व्यक्ति कौन था जो आया था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, पहला अरबी व्यक्ति भारत में आने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। और उसको सिंध में जो हमारे ब्राह्मण जो राजा थे, राजा दाहिर, उनसे कन्फ्रंटेशन हुआ था, उन्होंने लड़ा था। और इस पूरे चचनामा में इसी बात का वर्णन है कि कैसे कैसे आया, कहानी है कैसे कैसे आया, कैसे कैसे लड़ाई हुआ, यही सब। ठीक ठीक है, तो चचनामा में क्या है वो तो क्लियर है, मगर बाकी का जो नाम आपको दिया हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों कौन है? अगर ये दोनों ऑप्शन में आ रहा है तो आगे क्वेश्चन में आएगा। ये दोनों व्यक्ति अगर ऑप्शन में आ रहे हैं तो आगे क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो इसको डिटेल से डिस्कस कर लो। शम्से सिराज, शम्से सिराज कौन थे और इन्होंने क्या लिखा था, कौन सा किताब लिखा था? देखिए, शम्से सिराज इज प्राइमरीली नोन फॉर हिज हिस्टोरिकल वर्क तारीखे फिरोज शाही। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कभी भी पूछ सकता है। तारीखे फिरोज शाही, ये किताब फिरोज शाह के बारे में, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के राजा फिरोज शाह तुगलक के बारे में किताब है तारीखे फिरोज शाही। किसने लिखा है? शम्से सिराज ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली सल्तनत। थोड़ा सा हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या था, आखिर उसके बारे में लिखना क्यों है, और कौन कौन सी किताबें फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखी गई थी। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, इनके बारे में कौन कौन सा किताब पता चलता है? एक तो तारीखे फिरोज शाही बाई शम्से सिराज, शम्से सिराज। फिर एक और किताब है इनके बारे में, फतवाते जहांदारी बाई जियाउद्दीन बर्नी। ये भी पूछ सकता है, जियाउद्दीन बर्नी बड़ा ही फेमस लेखक थे। तो फतवाए जहांदारी लिख लीजिए ये सब आप लोग। और तीसरा बुक है फुतवाते फिरोज शाही, ये इनका ऑटोबायोग्राफी है, खुद ही लिखा है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने बारे में भी खुद ही एक किताब भी लिखा था, फुतवाते फिरोज शाही। ठीक है, फुतवाते फिरोज शाही। तो 3 बुक है, तारीखे फिरोज शाही बाई शम्से सिराज, फतवाए जहांदारी बाई जियाउद्दीन बर्नी, और फुतवाते फिरोज शाही बाई ऑटोबायोग्राफी। याद कैसे होगा? डेली रिवीजन से। अभी पढ़ लिया,
वीडियो बना लिया, नोट्स बना लिया, 1 घंटा समय निकालना ज़रूर रिवाइज़ करने के लिए, और 1 घंटा कल जो पढ़ाए थे वो रिवाइज़ करना, पीछे की चीज़ों को बार-बार डेली रिवीजन, ठीक है। इसके आगे और क्या पढ़ना है पूरा डिटेल 71st का आप लोग को करवा दिया जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग भी करवा दूंगी, बिल्कुल डरना नहीं है, प्रीलिम्स जरूर क्लियर होगा, प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर होगा आगे मेंस भी करवाया जाएगा, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि क्या करता था, कैसा व्यक्ति था। देखो व्यक्ति बुरे नहीं थे, मगर हिंदुओं के खिलाफ मतलब बड़े रहते थे, क्योंकि इनकी माता जी जो थी वो एक हिंदू थी, ठीक है। जैसे जोधा बेगम थी ना, तो मगर इनकी माँ कोई और होगी, वो एक हिंदू थी, और ये इनको हमेशा अपने आप को प्रूफ करना पड़ा कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, और प्रूफ करने के चक्कर में ये बहुत ही हिंदुओं के साथ बुरा करते थे। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था, ठीक है, टैक्स लगाया था, जजिया। और ये एक बहुत ही बड़े ऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी मुस्लिम, कि मैं हर एक चीज़ मानूंगा मुसलमान। और एक ब्राह्मण जो था वो एक एंटी इस्लामिक काम कर दिया था, तो उसको जिंदा जला दिए थे। तो इस तरह की हरकतें इन्होंने की थी, मगर एक तरह से थोड़ा बहुत ही अच्छे भी व्यक्ति थे अपने इस्लामिक लोगों के लिए, ठीक है। इन्होंने दीवाने खैरात एक स्टार्ट किया था, एक क्या कहते हैं मिनिस्टर, दीवान का मतलब होता था मंत्री, तो मंत्री का क्या था, दीवाने खैरात, खैरात बांटने वाला, खैरात माने होता है दान वगैरह बांटने वाला। बहुत सारा मस्जिद वस्जिद बनवा दिए थे, ठीक है। एक हॉस्पिटल भी बनवाए थे, उसका नाम था दारुल शफा, शफा खाना सुने आप लोग, शफा खाना, तो उस हॉस्पिटल का नाम था दारुल शफा। एक स्लेव डिपार्टमेंट बनाए थे, मतलब यहाँ पे जो मजदूर सब होता है, स्लेव गुलाम सब होता है, जैसे उस समय क्या होता है ना कि ये लोग, जैसे एक राजा दूसरे राजा पे गया युद्ध करने के लिए, युद्ध करके राजा को मार दिया, वहाँ का लोग सबको, सैनिक उनिक को और बहुत आदमी को पकड़ के लेके चला आया और उससे गुलामी करवाता था अपने महल में रख के। तो उसके लिए इन्होंने बनाया था एक दीवाने बंदगां, ठीक है, दीवाने बंदगां स्लेव डिपार्टमेंट। और एक था दीवाने इस्तिबकाक, ये था टू गिव फाइनेंशियल एड टू द पुअर, गरीब लोगों को फाइनेंशियल वित्तीय सहायता करने के लिए दीवाने इस्तिबकाक। तो 2 3 4 चीज़ ही है, एक दारुल शफा, सफा खाना हो गया, हॉस्पिटल, दीवाने बंदगा गुलाम सबके लिए, और दीवाने इस्तिबकाक, और एक था दीवाने खैरात, तो खैरात बांटने वाला है, ठीक। इन्होंने अपने नाम पे बहुत सारा शहर बनाया, जैसे फिरोजाबाद, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया फिरोजाबाद, फिरोजपुर है ना, फतेहाबाद, और एक जौनपुर, जौनपुर इम्पोर्टेंट है। बाकी ये दोनों में तो नाम लिखा ही हुआ है, फिरोजाबाद और फिरोजपुर, फतेहाबाद और जौनपुर, ये सब फिरोज शाह तुगलक ने ही इस्टेब्लिश करवाया था, ठीक। तो ये हम लोग का हो गया। डिटेल से हम लोग शमसे सिराज को डिस्कस नहीं किए, बल्कि उसने जो किताब लिखा और किताब जिसके बारे में लिखा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब अगला व्यक्ति है नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, ये क्या था और इसने कौन सा किताब लिखा, तो देखते हैं इसका किताब का नाम, ये देखिए, नूरुद्दीन मोहम्मद औफी। इन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम था जवामी उल हिकायत, वाज रिटन बाय द ऑथर नूरुद्दीन मोहम्मद औफी। जवामी उल हिकायत ये बुक है, जवामी उल हिकायत। और इस किताब में उन्होंने इल्तुतमिश के बारे में लिखा है, ठीक है। आप लोग नाम शायद सुने होंगे राजा इल्तुतमिश का, तो इल्तुतमिश के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है, जवामी उल हिकायत बुक। और बुक किसके द्वारा लिखा गया, नूरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। क्या है, ठीक है, इल्तुतमिश कौन था, थोड़ा इल्तुतमिश के बारे में जान लें। स्पेशली ये किताब लिखा गया है कि इल्तुतमिश ने जो कबाचा के ऊपर वो ऑपरेशन किया था, मिलिट्री भेजा था, उसके बारे में कि इल्तुतमिश ने किस प्रकार से कबाचा के ऊपर अपना मिलिट्री ऑपरेशन भेजा था। तो हम लोग थोड़ा सा इल्तुतमिश को ही क्लियरली देख लेते हैं। देखो इल्तुतमिश जो है वो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। स्लेव डायनेस्टी माने गुलाम वंश। भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने की, गुलाम वंश ने। दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला वंश था वो कौन सा था, स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश। थोड़ा सा समझिए ध्यान से, आप लोग पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने होंगे, उसको सबसे अंतिम हिंदू शासक माना जाता है, पृथ्वीराज चौहान को, उसके ऊपर पूरा एक सीरियल बना था, ठीक है। वो यहाँ राज करता था दिल्ली अजमेर के आसपास, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जो है उसका एक दुश्मन था, उसका दुश्मन का नाम था जयचंद,
क्या नाम था? जयचंद। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान क्या कहता था कि जयचंद की बेटी जो थी संयोगिता, उसको मतलब कि भगा करके शादी वादी कर लिया था। तो जयचंद पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन था और दुश्मनी निकालने के लिए इसने बाहर से, ठीक है, अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी को बुलवाया। जयचंद ने इनवाइट किया किसको? मोहम्मद गौरी को। ठीक है, गौरी नाम सुने होंगे, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जो है वो आया, पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई किया। उसको बोलते हैं तराइन का पहला युद्ध। उस युद्ध का क्या नाम था? तराइन का पहला युद्ध। ठीक है, ये हुआ था 1191 में, 1191 एडी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। पृथ्वी और गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वी ने गौरी को हरा दिया था। ठीक है, गौरी हार गया, भाग गया। भाग करके फिर गौरी दोबारा आया अगले साल और हुआ तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। जब दूसरा युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान हार गया और गौरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के मतलब ले गया अपने साथ। ठीक है, ले गया और फिर वहां ले जाके उसको मार उड़ दिया, आंख उख फोड़ करके। तो दो युद्ध हैं, तराइन का पहला युद्ध 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। अब इंडिया में आ गया कौन? मोहम्मद गौरी। फिर 1194 में ये जयचंद को भी ये कर देता है, जयचंद के साथ भी युद्ध लड़ता है, उसको भी मार देता है। ठीक है, उस युद्ध का नाम होता है चंदावर का युद्ध, वो भी लिख लो। 1194 चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। और उस युद्ध, वो युद्ध होता है गौरी और जयचंद के बीच में। जयचंद ही गौरी को बुलाया था, बताओ, पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए। और गौरी पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद जयचंद के साथ भी लड़ता है और इसको भी मार देता है चंदावर के युद्ध में, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये लोग लॉयल व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, ये लोग तो आक्रमणकारी थे। तो अब गौरी को मतलब कि वो टशन हो जाता है कि नहीं, अब तो मेरे को इंडिया में रहना है, इंडिया पे कब्जा करना है। तो फिर गौरी क्या करता है कि इंडिया पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद जब गौरी वापस जाने लगता है अफगानिस्तान की तरफ, तो अब इंडिया में वो किसी को तो राजा बना के जाएगा। और गौरी का कोई बाल बच्चा नहीं रहता है, क्योंकि इसका कहना रहता है कि मतलब एक गुलाम जो है वो 1000 बच्चों से बेहतर है, 1000 बेटों से बेहतर है। ये बहुत सारा गुलाम पाल के रखा था। ठीक है, तो इसने अपने गुलाम, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम सुने ना, कुतुब मीनार जिसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे दिल्ली में बैठा गया था। इस पूरे इलाके का चार्ज जो है वो अपने गुलाम को देकर के वो चले जाता है गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और यहीं से शुरू होता है स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। इंडिया में शुरू हो जाता है गुलाम वंश। इसको दिल्ली सल्तनत भी बोलते हैं। तो ऐसे दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी है दिल्ली पे राज करने वाले। इसमें पहला डायनेस्टी कौन सा है? गुलाम वंश। और ये गुलाम कौन था पहला? कुतुबुद्दीन ऐबक। और किसके गुलाम थे? गौरी के गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाते हैं। वो पोलो खेलते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। पोलो खेलते हुए गिर जाते हैं। पोलो माने होता है घोड़ा वाला कुछ होता है रेस। पोलो खेलते हुए वो गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। कुतुब मीनार स्टार्ट करते हैं और एक और चीज़ बनाते हैं, कोई मॉस्क्यू बनाते हैं। ठीक है, कोई मस्जिद बनाते हैं और कुतुब मीनार का 3-4 वो फ्लोर बनाते हैं। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। तब इनके बाद जो गद्दी पे बैठता है वो इनका गुलाम होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, और वो है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका गुलाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। इसके साथ ही 2-3 और गुलाम होते हैं इसके। एक होता है यालदुज और एक होता है कबाचा। तो ये वाला रीजन मिल जाता है यालदुज को और इधर वाला रीजन दे देते हैं कबाचा को और इधर इल्तुतमिश को। हो गया यालदुज, कबाचा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश समझ गए ना? अब हम लोग इल्तुतमिश बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश का क्या ये है ये। ठीक है, यहाँ से देखो, इल्तुतमिश 1210 में गद्दी पे बैठता है, 1236 तक। बिलोंग्स टू इलबरी ट्राइब, इलबरी जनजाति से बिलोंग करता है। इसको रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ दिल्ली सल्तनत माना जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, वो तो 1206 से 1210 में ही वो गिर के मर जाता है। 4 ही साल मात्र राज करता है। तो सही तरीके से दिल्ली सल्तनत को ऑर्गेनाइज कौन करता है? इल्तुतमिश ऑर्गेनाइज करते हैं।
ठीक है। उसके बाद इसके द्वारा बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया था इल्तुतमिश के द्वारा, क्योंकि देखो क्या क्या प्रॉब्लम है। तो एक तो राजपूत किंगडम जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद बहुत सारा राजपूत राजा छोटा छोटा भाग में बट जाता है और वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। फिर याल्दूज और कबाचा भी एक समस्या है, मतलब बाकी दूसरे गुलाम। फिर मंगोल का इन्वेजन हो सकता है, यहाँ मैप में देखिए मंगोल, चंगेज खान है ना, इधर मंगोल सब था पूरा, इधर ऊपर ऊपर हर जगह मंगोल था। तो मंगोलों का इन्वेजन का भी एक था कि मंगोल कहीं आक्रमण न कर दें हमारे ऊपर, वो भी एक डर इसको था। बहुत सारा इसका समस्या था और ये सबसे बहुत ही अच्छी तरीके से डील करते हैं। ठीक है। फिर नया नया ये इंडियन टेरिटरी को हथियाया था ये लोग, स्लेव लोग। तो यहाँ पे भी अब इसको ऑर्गेनाइज करने का समस्या था और खलीफा से भी इसको लेजिटिमेसी लेना था। ठीक है, कैलिफेट से। तो ये धीरे धीरे करके सबको हराता हुआ और जीतता हुआ इल्तुतमिश को, कबाचा को, यही कबाचा को जो हराया है यही उस किताब में वर्णन किया हुआ है। ठीक है, जो भी किताब हम लोग देखे जवामी उल हिकायत, उस बुक में इसी का वर्णन है कि उन्होंने कबाचा को कैसे हराया था। ठीक। फिर एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि मंगोल का प्रॉब्लम से कैसे डील किए। तो देखिए मंगोल जो है ना, चंगेज खान, मंगोलों का राजा कौन था? चंगेज खान, है ना। मंगोल से ही मुगल आया है, मुगल अलग है और दिल्ली सल्तनत अलग है। ये मुगल जो लोग थे ये मंगोल से ही आए थे। और इन लोग का जो पूर्वज कौन थे अकबर सबके? चंगेज खान। तो चंगेज खान जो गजनी का शासक था, यानी अफगानिस्तान तक घुस गया और गजनी के राजा जलालुद्दीन मंगबरनी, जलालुद्दीन मंगबरनी को हरा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो मैप में, देखो मैप से समझ में आएगा। ठीक है, इंडिया इधर है, इंडिया की इधर अफगानिस्तान है। इधर मंगोल सब क्या किया कि जलालुद्दीन मंगबरनी को चंगेज खान हरा दिया। फिर जलालुद्दीन मंगबरनी अपना जान बचाते हुए भागते हुए इंडिया के गेट पे आया और इससे यहाँ पे जो इल्तुतमिश राज कर रहे थे, इल्तुतमिश से बोला कि हमको तुम शरण दो, हमको रिफ्यूजी, हम रिफ्यूजी, हमको बचाओ। कौन? जलालुद्दीन मंगबरनी। मगर इल्तुतमिश समझ गए कि अगर हम मंगबरनी को शरण देते हैं या बचाते हैं तो फिर चंगेज खान से सीधे दुश्मनी मोल ले लेंगे, क्योंकि चंगेज खान उसके पीछे पड़ा हुआ है और फिर चंगेज खान इंडिया में घुस जाएगा मेरे पीछे। तो इल्तुतमिश क्या किए कि अपना गेट बंद कर लिया और कहे कि नहीं, मैं तुमको नहीं बचाऊंगा। इल्तुतमिश जो है वो मंगबरनी को मतलब शरण नहीं दिए और फिर चंगेज खान आया और मंगबरनी को ले गया, मारा पीटा, मतलब मार दिया। और चंगेज खान इंडिया में एंटर नहीं किया क्योंकि वो समझ गया कि ठीक है चलो, इंडिया का राजा जो है वो मेरे से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है, तो हम भी इंडिया में अभी इंटर नहीं करेंगे। और चंगेज खान इस तरह से यू टर्न लेके चला गया। समझ गए? तो ये स्टोरी यूपीएससी पूछा हुआ है। जलालुद्दीन मंगबरनी, नाम याद रखना, नाम में ही सब कुछ है, तो नाम याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि बीपीएससी सिर्फ फैक्ट्स पूछता है ना, इसीलिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट काम क्या किए थे इल्तुतमिश, ये एक 40 जो गुलाम होते हैं ना, 40 गुलामों का एक ग्रुप बनाए थे। उस ग्रुप का नाम था तुर्के चहलगानी। क्या नाम था? तुर्क ए चहलगानी। तुर्क माने टर्किश, तुर्की का, तुर्के चहलगानी। 40 गुलामों का ग्रुप था और ये किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, और ये सभी 40 गुलामों को अलग अलग पोस्ट पे मतलब रखा गया था, वही अलग अलग मंत्रालय जो है वो दिया गया था। ठीक है, तुर्के चहलगानी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुर्के चहलगानी किसने बनाया? तो इसने, इल्तुतमिश ने बनाया। उसके बाद पहली बार इन्होंने इक्ता सिस्टम इस्टेब्लिश किया। इक्ता सिस्टम क्या होता था? इक्ता सिस्टम, इक्ता मने हो गया जमीन वगैरह। तो जैसे आज के ज़माना में जब कोई काम करता है तो क्या देते हैं? सैलरी देते हैं, कैश के फॉर्म में सैलरी दिया जाता है। तो उस टाइम ज़मीन जो है वो दिया जाता था, कैश तो था नहीं, तो ज़मीन दिया जाता था। ठीक है, काम के बदले ज़मीन, तो उसी को बोलते थे इक्ता सिस्टम। और उस टाइम पे जो सिल्वर कॉइन होता था उसको टंका कहा जाता था। ठीक है, सिल्वर कॉइन को क्या कहते थे? टंका, चांदी के सिक्के को। और तांबा के सिक्के को कहते थे जीतल। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। टंका और जीतल, चांदी का सिक्का और तांबा का सिक्का, टंका और जीतल। ठीक। मिनिस्टर्स कौन कौन थे? तो मजलिस खलवत, ये कैबिनेट ऑफ सुल्तान। कैबिनेट को मजलिस एक खलवत कहा जाता था। जैसे अभी कैबिनेट पढ़ा है ना पिछला क्वेश्चन में, तो वही कैबिनेट, उसको कहते थे मजलिस खलवत। वजीर हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर या और वित्त मंत्री वजीर। मीरे इंशा,
ये हो गया कॉरस्पॉन्डेंस और लेटर, वही पत्राचार वगैरह करने वाला। मीरे अर्ज, अर्ज हो गया आर्मी डिपार्टमेंट। काजी उल कजत, काजी कौन हो गया, जस्टिस हो गया, चीफ जस्टिस। और सदर उस सुदूर, ये हो गया रिलीजियस वाला, मन धार्मिक के लिए, ठीक है, सदर उस सुदूर। ये 3-4 वर्ड से ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। फिर इनको खलीफा से सनद भी मिल गया, सर्टिफिकेट। जो ये डर रहा था कि खलीफा का इसको नहीं मतलब आशीर्वाद मिला है, तो वो भी इसको मिल गया। ये पहला राजा था जिसको खलीफा का आशीर्वाद मिल गया था। कौन था ये? पहला राजा था इल्तुतमिश। इसने कुतुब मीनार को कंप्लीट भी करवा दिया था, कि जो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसने कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। उसके बाद इसने मिन्हाज उस सिराज को पैट्रनाइज किया था। मिन्हाज उस सिराज, जिसने ये लिखा था तबकाते नासिरी, ठीक है, ये भी एक किताब है तबकाते नासिरी, और ये बुक किसने लिखा था? मिन्हाज उस सिराज ने। तो इसको पैट्रनाइज किया था, ये इसके अपने दरबार में इसको रखा था, मिन्हाज उस सिराज को, ठीक। फिर इन्होंने वाटर रिजर्वायर भी बनाया था, मतलब पानी को स्टोर करने के लिए, हौजे सम्स, मेहरौली में, दिल्ली में हौजे सम्स, ठीक। तो ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया इल्तुतमिश के बारे में। और ठीक है, इक्ता, इक्ता क्या होता था? जो सैलरी दिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कैश के जगह पे इक्ता दिया जाता था। और ये हेरिडिटरी नहीं होता था, मतलब कि ज़मीन दिया गया तुमको, तुम काम कर रहे हो, और जैसे अगर तुमने रिज़ाइन किया या फिर रिटायर हुए तो वो ज़मीन फिर अब तुम्हारे जगह जो आएगा उसको दे देंगे। जैसे सैलरी में होता है ना, जब तक आप काम करेंगे तब तक सैलरी है, उसी तरह जब तक काम करते थे तभी तक इक्ता होता था, यानी ज़मीन होती थी, ठीक है। ये हेरिडिटरी ग्रांट नहीं होता था, ये ऑफिसर टू ऑफिसर पास होता रहता था। और इल्तुतमिश के बाद जो बनती हैं रानी, वो होती हैं रजिया सुल्तान, पहली महिला शासिका, रजिया सुल्तान, है ना, पहली महिला, मुस्लिम महिला शासिका, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश जी की ही बेटी हैं। तो ये पूरा इल्तुतमिश का कहानी हम लोग पढ़ लिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में जा सकते हैं, ठीक। ये आप लोग सब समझ गए ना? शमसे सिराज, फिरोज शाह के बारे में लिखा था, तारीख फिरोज शाही। नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, इल्तुतमिश के बारे में लिखा था, ठीक है, जवामी उल हिकायत। और मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, तो ये लिखा ही है चचनामा। चचनामा किसके बारे में था? राजा दाहिर के बारे में। रिवीजन करोगे सब याद हो जाएगा, इतना टफ नहीं है, बस है कि आपको पढ़ना है। और रिवीजन का मतलब है कि डेली एक बार बस पढ़ लो, ठीक है, रटने का भी जरूरत नहीं है, बस डेली पढ़ लीजिएगा। सेम ही चीज़ को अगर डेली आप पढ़िएगा तो वो तो खुद ब खुद दिमाग में चला जाएगा। तो उसी तरह से पढ़ना है बस। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, ठीक है। देखिए, गैस, लिक्विड, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, गैस को क्या बनाना है? लिक्विड बनाना है, ठीक है। देखिए, मैटर कितने तरह का होता है सब बात करेंगे, बाद में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पहले सभी चीज़ें पढ़ लेते हैं। मैटर 3 तरह का होता है, दुनिया में 3 तरह की चीज़ें होती है। ऐसे 5 तरह का मैटर मतलब वो हो चुका है, खोज हो चुका है, मगर ये 3 इंपॉर्टेंट है, तो 3 अभी पढ़ो। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड हो गया जैसे आइस, लिक्विड हो गया जैसे वाटर, गैस हो गया जैसे भाप, वेपर, ठीक। सॉलिड जो होता है उसका शेप रिजिड होता है, सॉलिड रिजिड होता है। रिजिड माने होता है कि उसको तुम दबाओगे हाथ से तो दबेगा नहीं, है ना, रिजिड होता है। जैसे लकड़ी का कोई चीज़ है, दबाओगे दबेगा नहीं, ठीक है। पानी है, पानी में उंगली डालोगे तो चला जाएगा। गैस भी रिजिड नहीं होता है, तो लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते, जबकि सॉलिड रिजिड होता है। फिर सॉलिड जो होता है उसका शेप फिक्स होता है, बिल्कुल जिस शेप का है, ट्रायंगल है, गोल है, रेक्टेंगल है, जो शेप है वो फिक्स होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। लिक्विड जो होता है वो ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप, थरिया में डालो तो थरिया का शेप। और गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता है। परफ्यूम होता है वो बॉटल में भी आ जाता है और पूरे रूम में भी भर सकता है, तो शेप फिक्स नहीं होता है। सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ठीक है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है कि ये इतना 1 kg है तो ये 1 kg है, ठीक है। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, 1 लीटर है तो 1 लीटर है, पर गैस का ऐसा कुछ जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। सॉलिड हाई डेंसिटी का होता है, सॉलिड का डेंसिटी बहुत हाई है, वही कि हाथ से दबाएंगे तो आपको दबेगा नहीं, हाई डेंसिटी है। लिक्विड का एवरेज से हाई हो सकता है, गैस का बहुत ही कम होता है डेंसिटी, घना नहीं होता है गैस। गैस के पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, ऐसे ऐसे दूर दूर, लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास, और सॉलिड का तो एकदम ऐसे ऐसे रहेगा,
ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स को अलग करना मुश्किल है, वो एकदम सटा सटा होता है। क्लोजली टाइट एंड ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल क्लोजली टाइट, थोड़ा टाइट तो होता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है लिक्विड का, और गैस का तो एकदम दूर दूर होता है पार्टिकल्स। एक पार्टिकल यहाँ है रूम के इस कोना में, दूसरा पार्टिकल दूसरे कोना में, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये देख लो, सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम सटे सटे, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर। अब अगर सॉलिड को लिक्विड में ट्रांसफर करना है, यहाँ देखो, सॉलिड का लिक्विड में, तो क्या कैसे सॉलिड, आइस वाटर कैसे बनेगा, मेल्ट होके फ्यूजन हो जाएगा, मेल्ट, सॉलिड ट्रांसफर इनटू लिक्विड बाय मेल्टिंग। और लिक्विड फिर गैस कैसे बनता है, बॉयल करने से, बॉयल करने से इवेपोरेशन होता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, और लिक्विड हो जाता है गैस में। और ठीक है, और कभी कभी सॉलिड भी डायरेक्ट गैस बन जाता है, जैसे कपूर है, तो कपूर देखोगे कि उड़ के गैस बन गया, बिना लिक्विड बने सीधे गैस बन गया, तो उस जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। और कभी कभी गैस जो होता है वो भी सॉलिड बन जाता है, गैस भी डायरेक्ट सॉलिड बन सकता है, उसको बोलेंगे डिपोजिशन। और गैस लिक्विड बन सकता है तो बोलेंगे कंडेंसेशन। जैसे होता है ना कि भाप बना, भाप बन के ऊपर गया, और फिर वो भाप क्या होता है, वो बारिश की बूंद बन के नीचे आए, यानी गैस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। तो कैसे होता है, कंडेंसेशन, संघनन की क्रिया। और लिक्विड पानी जो है वो बर्फ बनता है, कैसे, फ्रीजिंग, फ्रीज हो जाता है, फ्रीज में डाल दो फ्रीज हो गया, जम गया तो फ्रीजिंग, ठीक है। इसी चीज को हिंदी में भी थोड़ा सा देख लेना है। सॉलिड मने होता है ठोस, लिक्विड मने होता है द्रव, और गैस तो गैस होता ही है। जब सॉलिड, जब ठोस द्रव बनता है तो कैसे बनता है, गलने से, मेल्टिंग। और द्रव गैस कैसे बनता है, वाष्प होने से, भाप बनने से, वाष्पीकरण, ठीक है। ये सारा वर्ड आपको याद कर लेना। पानी वापस सॉलिड कैसे बनता है, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। गैस वापस लिक्विड कैसे बनता है, संक्षेपण, वही ना अभी बताएं कि भाप जो होता है वो पानी की बूंद बन जाता है, तो वो होता है संक्षेपण। और सॉलिड कभी कभी गैस बन जाता है, जैसे कपूर हो गया, तो वो होता है ऊर्ध्वपातन। और कभी कभी गैस डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, वो होता है निक्षेपण, ठीक। अभी क्वेश्चन में आ जाओ कि ये होता कैसे है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कैसे बनेगा, वो आपसे ये नहीं पूछा है कि कब, मतलब क्या कहते हैं लिक्विड को, गैस बनने को क्या कहते हैं, वो पूछ रहा है कि लिक्विड जो है वो गैस कैसे बनेगा। तो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर, सॉरी थोड़ा पास पास, और सॉलिड, ये हो गया लिक्विड का पार्टिकल्स, ठीक है, ये हो गया गैस का पार्टिकल। अब गैस को लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, गैस को क्या करना है, लिक्विड बनाना है, तो इन पार्टिकल को पास पास लाना होगा। पास पास कैसे लाएंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, कम कर देंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से तो और दूर दूर हो जाएगा ना, फैल जाएगा पार्टिकल, है ना। तो टेम्परेचर को कम करना होगा सबसे पहले, और प्रेशर देना होगा, दोनों तरफ से जब दबाव देंगे हर तरफ से, तो क्या होगा, ये सभी पार्टिकल्स आपस में एक साथ आ जाएंगे, है ना, एक साथ आ जाएंगे तो लिक्विड बन जाएंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे, आपके घर में सिलेंडर आता होगा एलपीजी, उसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस भी और लिक्विड भी, वो असल में तो गैस ही है ना, खाना बनता है जो, वो तो गैस है, हम लोग गैस बोलते हैं, मगर हिलाओगे तो आवाज करेगा पानी की तरह, क्योंकि वो लिक्विफाइड है। गैस को लिक्विड बना के दिया गया, कैसे, क्योंकि गैस जो होता है ना वो जल्दी कंटेनर में आएगा नहीं, गैस तो उड़ने का चीज है, वो तो भागेगा इधर से उधर, जैसे परफ्यूम एक बार मार दो या धुआं है भागता है, उसको पकड़ने के लिए हाई प्रेशर देके उसमें रखा गया है, हाई प्रेशर प्लस लो टेम्परेचर पे, ठीक है। कम टेम्परेचर देना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर भागेगा, तो कम टेम्परेचर प्रेशर देना है, इससे वो लिक्विड हो जाता है। तो गैस को लिक्विड बनाने के लिए क्या चाहिए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, समझ गए। तो ये हो गया आपका 20 नंबर तक हम लोग कवर कर लिए, इसके आगे हम लोग बाद में कवर करेंगे। आप लोग से बस यही है इम्पोर्टेंस, देखिए अगर आपको क्लियर करना है तो एक दिन का बात नहीं है। बहुत बच्चे होते हैं कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 1 महीना पहले उनको टेंशन शुरू होता है कि अब मैं क्या पढूं, फिर वो लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि ये वीडियो पढ़ लूँ, वो वीडियो पढ़ लूँ। ऐसे नहीं होता है पढ़ाई, ठीक है। उसके लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं,
तो आपको अभी से आपको बहुत मेहनत भी नहीं करना है, 5-6 महीना जब तक प्रीलिम्स होता है, तो 5-6 महीना नहीं दोगे तो प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगा? क्योंकि वहाँ पे तो पुराने खिलाड़ी सब बैठे होते हैं ना एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है? ऐसे भी लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं जो कई-कई बार एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके होते हैं। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, उनका क्लियर होता है। तो अगर आपको क्लियर करना है तो आपको एक तो है कि निःशुल्क बिल्कुल दे रही हूँ, ठीक है? ये सारी वीडियोज़ आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क हैं। आप लोग इसको ज़रूर इससे आप जो है फ़ायदा उठाइए, ठीक है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ वीडियो देख कर के नोट्स बनाने हैं और उस नोट्स को डेली एक बार रिवाइज़ करना है। केवल वीडियो देख लेना पढ़ाई नहीं होता है। आपने जो नोट्स बनाया है उसको एक बार रिवाइज़ कर लेना है डेली। कल जो पढ़ा था उसको भी एक बार रिवाइज़ कर लेना है। बस इतना सा चीज़ है और जैसे ही फॉर्म भरोगे वैसे ही आगे का बताऊँगी कि क्या करना है। कैसे मॉक वगैरह लगाना, हो गया, एग्ज़ाम उसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो बस आप लोग मेहनत करते रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।